हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 8 है। यहां पर हम लोग अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। तो यहां पर हम लोग मौर्य साम्राज्य और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से लगभग 2300 साल पहले चाणक्य या फिर कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति की सहायता से की थी। तो चाणक्य या कौटिल्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। चाणक्य के हमें जो कई सारे विचार हैं, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो हमें अर्थशास्त्र नाम की इनकी किताब में मिलते हैं। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। एक तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र जो है अशोक। यानी कि चंद्रगुप्त जो थे सम्राट अशोक के कौन थे? दादाजी थे। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आपका जो है ये जो देख पा रहे हैं, ये 3 शेर सामने से देख रहे हैं। वैसे 4 शेर हैं इसमें, एक पीछे की तरफ भी है। तो हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, यानी हमारे यहाँ जो करेंसी है, करेंसी पर हम जिन रुपयों पैसों पर इन शेरों के चित्र देखते हैं, उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर अशोक ने स्थापित कराया था। यानी सम्राट अशोक ने इन स्तंभों को स्थापित कराया था जिन पर ये शेर बने हुए हैं। और वास्तव में आज ये शेर जो है हमारे करेंसी या फिर हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। देखिए, अशोक के बारे में और भी चीजें बताई गई हैं कि अशोक के निर्देश कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख के रूप में उत्कीर्ण किए गए हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं उनके प्राप्ति स्थल यहां बताए गए, कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो किन किन जगहों से प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में वो जगह कहां कहां पर पड़ती हैं। कंधार और लंपक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंधार ये है, लंपक ये है। तो कंधार, लंपक ये अफगानिस्तान में पड़ते हैं। शहबाजगढ़ी, मनसेहरा ये दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं, जैसा कि मैप में देख पा रहे हैं। कलसी जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है, कलसी ये रहा उत्तराखंड में पड़ता है। टोपरा हरियाणा में पड़ता है। बहापुर जो है दिल्ली में है। इसके अलावा लुम्बिनी, लुम्बिनी आप देख पा रहे हैं नेपाल में पड़ता है। गिरनार गुजरात में पड़ता है। सोपारा जो है महाराष्ट्र में है। जौगढ़ जो है उड़ीसा में पड़ता है। गुर्जरा, रूपनाथ, सांची, पनगुररिया ये सब मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। वहीं येरागुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। येरागुड़ी आप देख पा रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा यूपी से मेरठ, कौसाम्बी और सारनाथ, यूपी में तीनों जगह जो हैं, मेरठ, कौसाम्बी और सारनाथ, यहां से भी इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में रामपुरवा, लौरिया, अरराज, देखिए यहां पर मैंने वही स्थान रखे हैं जो कि इस मैप में दिए गए हैं। इसके अलावा भी और स्थान हैं, सन्नति, मस्की और ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक में है। तो इन जगहों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, अशोक के साम्राज्य की बात करें या मौर्य साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि आप मैप में देख पा रहे हैं काले वाले डॉट से, ये पाटलिपुत्र है। उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। उज्जैन, ये उज्जैन है, ये तक्षशिला है, ये उस समय के प्रमुख नगर थे। तक्षशिला जो है, तक्षशिला की बात की गई है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने के मार्ग पर था। यानी कि तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जो रास्ता यहां से जा रहा था उस रास्ते पर ही पड़ता था। वहीं उज्जैन की बात करें तो उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उज्जैन जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत के लिए हम जाते हैं उस रास्ते में उज्जैन पड़ता था। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। यानी ये तो हमने यहाँ पर मेन जो यहाँ के नगर उनकी बात कर ली है। इसके अलावा यहाँ के बहुत सारे क्षेत्रों पर बहुत सारे किसान और गांव के पशुपालकों के भी गांव थे। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सों में जंगल से भरे हुए इलाके थे और वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण करते थे, जानवरों का शिकार करके अपनी आजीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। मौर्य साम्राज्य में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य काफी ज्यादा फैला हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य के विभिन्न इलाकों में लोग अपनी अपनी जो स्थानीय लैंग्वेज है वो भी बोलते थे। तो मौर्य साम्राज्य के अलग अलग इलाकों के लोग जो हैं भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, ठीक है, चूंकि मौर्य साम्राज्य काफी ज्यादा बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह है कि इस इलाके के गांव और शहरों के जो किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी हैं, इनसे कर इकट्ठा करने के लिए राजा ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जो जासूस हैं ये अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखते थे। देखिए, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। इसके अलावा प्रादेशिक केंद्रों के बीच में जो विस्तृत फैले हुए इलाके थे
इनमें मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे, क्योंकि ये आवागमन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और यहां से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे ये लोग इकट्ठा करते थे। तो यहां वही बताया गया, तथा वहां से मिले संसाधनों को इकट्ठा किया जाता था। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए फेमस था। अंत में आ जाते हैं जंगल वाले इलाके। ठीक है, अंत में जंगल वाले इलाके आते थे और वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। जंगल में रहने वाले लोगों से उम्मीद ये की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु यानी कि जो शहद होता है और जो मोम है, ये जो चीजें हैं ये लाकर शासकों को देंगे या राजा के अधिकारियों को देंगे। अब है नजराना। देखिए, मौर्य साम्राज्य में बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां से नियमित कर नहीं वसूले जाते थे, बल्कि अनियमित तौर पर कर इकट्ठा किए जाते थे, जो कि नजराने के रूप में होते थे। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना जो है अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। देखिए, जो कर है, कर तो राजा के आदेश पर दिए जाते हैं कि राजा ने आदेश कर दिया कि फसल का हमें 1/6 चाहिए, तो जनता को उतना देना ही पड़ेगा। नजराना में क्या है, नजराना में जनता की स्वेच्छा है, कितना देना चाहते हैं अपनी इच्छा से दे सकते हैं। तो यहां पे वही चीज बताई गई है कि नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराने में कोई बाध्यता नहीं थी कि हमें इतनी मात्रा चाहिए, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ऐसा पदार्थ हमें मिलना चाहिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। लोग अपनी मर्जी से नजराना देते थे। अब देखिए, यहां पर मेगास्थनीज का जिक्र किया गया है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा हैं सेल्यूकस निकेटर, इनका राजदूत था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कि मेगास्थनीज किनका राजदूत था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने जो है पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। यहाँ के मकानों का जिक्र किया है कि 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। राजा का जो महल है काठ से लकड़ी से बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, उसमें ये सब वर्णित किया है। अब देखिए, यहां पर अशोक के बारे में बताया गया है कि अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक की बात करें तो अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यानी हमें भारत में अभिलेखों की जो परंपरा है वो सम्राट अशोक के टाइम से देखने को मिलती है। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। देखिए, अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग विजय के लिए युद्ध लड़ा, और कलिंग विजय का जो युद्ध है ये युद्ध भी एक अशोक के अभिलेख से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग की बात करें तो कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो इस युद्ध में जो है लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं, यानी इसमें लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर अशोक के मन में युद्ध से वितृष्णा हुई, यानी युद्ध के प्रति नफरत हो गई, और उसने जीवन में युद्ध का त्याग करने का फैसला लिया। उसने ये निर्णय लिया कि जीवन में अब कभी वो दोबारा युद्ध नहीं करेगा। तो उसने युद्ध का त्याग किया। युद्ध के त्याग के बाद अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या फिर किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, अशोक को लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका यह कर्तव्य है कि वो अपने प्रजा को निर्देश दें। तो वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। यानी अशोक के धम्म में अधिकांश जो उपदेश हैं बुद्ध के शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अन्य धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। अशोक का धम्म था क्या? देखिए, अशोक का धम्म एक व्यवहारिक शिक्षा थी। तो व्यवहारिक शिक्षा थी। व्यवहारिक शिक्षा का मतलब क्या था कि उस समय के समाज में जो भी कुरीतियां व्याप्त थी, जैसे कि लोग जानवरों की बलि चढ़ाते थे, दासों नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार करते थे, अपने आसपास के पड़ोसियों से झगड़ते थे, लोग अपने माता पिता से झगड़ते थे। तो अशोक का मानना यह था कि ये सब जो कमियां हैं, इन सब कमियों को दूर करने के लिए किसी कर्मकांड या किसी अनुष्ठान या किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि व्यवहारिक शिक्षा देने की आवश्यकता है। तो अशोक का धम्म जो है व्यवहारिक शिक्षा थी, जिसके लिए अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो कि जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों में खुदवाए। अधिकारियों को उन्होंने ये निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद से इनको नहीं पढ़ सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे थे। देखिए, अशोक ने सड़कें बनवाई हैं, कुएं खुदवाए हैं, विश्राम गृह बनवाए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की है। इसके अलावा अन्यत्र में चीन की दीवार आ जाती है। देखिए, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले
लगभग आज से 2400 साल पहले चीन के सम्राटों ने उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा के लिए चीन की दीवार को बनाने का निर्णय लिया है, जिसका निर्माण कार्य लगभग अगले 2000 वर्षों तक चलता रहा है। यानी विश्व के इतिहास में सबसे लंबा निर्माण कार्य है ये। और चीन की दीवार जो है अपने आप में एक अनूठा कारनामा है, 7 अजूबों में शामिल भी है। यह दीवार जो है लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और पत्थर और ईंट से ये बनी है। इस दीवार में हर 100 या 200 मीटर की दूरी पर इसमें निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, बुर्ज बना हुआ है और काफी लंबी दीवार है ये। अब देखिए यहां पर आगे की बात की गई है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद फिर क्या होता है, ये बात यहां पे बताई गई है। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया है और इसके स्थान पर कई नए राज्यों का उदय हुआ है। जैसे पश्चिमोत्तर भारत की बात की गई, पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत की बात की गई, तो पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा है। मौर्य साम्राज्य के पतन की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर और पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ है। हिंद यवन के बाद फिर शक आए हैं। शकों के बाद कुषाणों, यानी आज से लगभग 2000 साल पहले कुषाणों का शासन स्थापित हुआ है। वहीं उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की है। देखिए शुंगों के बाद कण्व और कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता रहा है जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई है। इसके अलावा पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन कर रहे शक शासकों और पश्चिमी भारत और मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के मध्य कई युद्ध लड़े गए हैं। आज से लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य जो है लगभग 400 सालों तक टिका रहा है और सातवाहनों के बाद फिर वाकाटक का शासन आया है। तो लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व इनके बीच में चोलों, चेरों और पांड्यों का शासन रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चोल, चेर और पांड्यों का शासन इस समय यहां पर रहा है। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की यहां पर स्थापना हुई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर वाला वीडियो है वो भी अवश्य देखिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, आप लोग इस सीरीज को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और नियमित रूप से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।